बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जैसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 27 सितंबर 2024 को आपका सोशल साइंस का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पहले से ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझा दिए थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जी कल के पेपर से पहले कम से कम एक सैंपल पेपर और हमें समझा दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इस बात को लेकर। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट को स्वीकार किया गया और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सैंपल पेपर नंबर 4 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सोशल साइंस के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, इस सैंपल पेपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि हर साल आपके मिड टर्म के पेपर में आते ही आते हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि कल के आपके मिड टर्म के एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सैंपल पेपर होने वाला है और साथ ही आपको आपके सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना है बच्चों। आपके लिए हमने अलग से मैप की भी वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो एक बार पेपर का पैटर्न देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का। ठीक है, रही बात पेपर के पैटर्न की, तो पैटर्न के लिए आपको इसके सामान्य निर्देश पढ़ने हैं। पेपर के अंदर आपके टोटल 6 खंड होंगे और 37 प्रश्न होंगे। 6 खंड में का, ख, ग, घ, न, चा ये रहेगा। ठीक है, खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 20 ये आपके एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके 20 एमसीक्यू आएंगे पेपर में। आपके जो 4 बुक्स है ना, इन चारों ही बुक्स से 5-5 एमसीक्यू आपके लिए जाएंगे। ओके बच्चों, फिर आपका खंड ख आ जाता है, जिसमें 21 से 24 ये आपके 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। बेसिकली 2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे पेपर में। ठीक है, फिर खंड ग आ जाता है, जिसमें 25 से 29 ये आपके 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3 नंबर के टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। फिर खंड घ जो है ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें 30 से 33 ये आपके जो 4 क्वेश्चन है, ये 5-5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4। उसके अलावा खंड आपका जो 5वां है, इसमें 34, 35, 36 ये 4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। और खंड 4 जो है बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा 37 मैप वाला। ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा। अब मैप 2 प्रकार से आता है, एक तो इतिहास का रहेगा 2 नंबर का और दूसरा भूगोल का रहेगा 3 नंबर का। तो बच्चों हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए अलग से हमने मैप की जो वीडियो है वो बना दी है। अगर आप सभी बच्चों ने नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उन दोनों ही वीडियोस का, तो देख लेना। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लें। सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यू होने वाले हैं। सेक्शन बी में 21 से 24 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 25 से 29 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे 30 से 33, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सेक्शन ई में 34, 35, 36 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। और सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का आपका 37 क्वेश्चन होगा मैप वाला। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन की बिना देरी करते हुए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का खंड नंबर का यानी कि सेक्शन ए हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल हमारे 20 एमसीक्यूज हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर करें अपने मन से। ठीक है, और अपने हिसाब से, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी तैयारी कर रखी है। ओके, चलो देखो बच्चों, पहला हमारा एमसीक्यू क्या कहता है कि फ्रांस में विशेष अधिकारों की व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा और विरोध किस कारण से उत्पन्न हुआ। अर्थात फ्रांस में जो विशेष अधिकारों की व्यवस्था थी, ठीक है, इसके खिलाफ जो फ्रांस में विद्रोह करने वाले लोग थे, ठीक है, इनका गुस्सा और विरोध किस प्रकार से, किस कारण से उत्पन्न हुआ। तो ये किस लिए उत्पन्न हुआ था बच्चों? सबसे बड़ा इसका जो रीजन था वो ये था
कि लुई 16वें के राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए उसने और कई सारे नियम जो थे टैक्स लगाने की योजना को बनाना शुरू कर दिया था। एक तो पहले ही गरीबी थी, ठीक है, ऊपर से लुई 16वें अपने राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए और नए नए कर लगा रहा था। इसीलिए इस विशेष अधिकारों की व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा और विरोध भड़क उठा। ठीक है, तो एंगर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस इन फ्रांस अरोज ड्यू टू ये वाला सी वाला होगा, लुई 16 प्लान टू लीवी मोर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसिव ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें हमसे कहा गया कि लुई 16 के बारे में आपको इन कथनों पे विचार करना है, तो आओ करते हैं विचार। देखो बच्चों, लुई 16 फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा था, बिल्कुल सही बात है बच्चों। दूसरा, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी लुई 16 ने संभाली, बिल्कुल सही। लुई 16 का जो विवाह था ये एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ में हुआ, सही बात है। लुई 16 ने जब अपना राज्यपाट संभाला तो उस समय जो राजकोष था वो खाली था, क्योंकि युद्ध वगैरह हो रखे थे तो पैसा वगैरह सारा खर्चा हो चुका था, तो राजकोष खाली था इसका। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना 1 2 3 4 ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप सभी भी एमसीक्यू का आंसर करते चलो अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कथन है बच्चों ये सारे के सारे इसके बारे में सही हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बुग्याल क्या है। तो बुग्याल क्या है बच्चों, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास के मैदान होते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज बुग्याल, अ वेस्ट ग्रासलैंड इन दी हाई माउंटेन्स। अथवा बुग्याल के अलावा फिर आता है बच्चों भाबर क्या है। तो भाबर क्या है बच्चों, भाबर बेसिकली गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे शुष्क वन क्षेत्र होते हैं। किसके, गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे शुष्क वन क्षेत्र, तो ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अविकथन और कारण है हमारा। अविकथन हमसे ये कहता है बच्चों कि फ्रांस में 3 संपदाओं में तीसरा स्टेट सबसे विविध और आबादी वाला था। यानी कि जो तीसरा स्टेट है इसमें कई प्रकार के लोग शामिल थे और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी तीसरे स्टेट में शामिल थे। कारण, तीसरे स्टेट में भाई किसान भी शामिल थे, कारीगर भी शामिल थे, व्यापारी, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, अन्य पेशेवर व्यक्ति थे, वो सब इसमें शामिल थे। तो हाँ भाई ये बात सही है कि तीसरे स्टेट में बहुत सारी विविधता थी, बहुत सारी आबादी के लोग थे। अब कौन कौन से लोग थे तो ये बता दिया यहाँ पे, यानी कि कारण बता दिया। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अविकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की बहुत अच्छी व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे असर्शन ठीक हो गया, रीजन ठीक हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, तो ऑप्शन ए हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, फ्रांस में 1791 में संवैधानिक राजतंत्र के बाद मतदान का अधिकार किन्हें दिएगा। सिंपल सी बात है, फ्रांस में 1791 में जब संवैधानिक राजतंत्र खत्म हुआ तो उसके बाद जो मतदान था यानी कि वोटिंग की जो पावर थी, जो राइट था, वो किसे दिया गया। ठीक है, तो वोटिंग की पावर मिली उन नागरिकों को जो सक्रिय थे। ठीक है, और ऐसे नागरिक, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी। ठीक है, ऐसे लोग जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के लिए मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे प्रति महीने, तो उनको ये मतदान दिया गया। किसको, सक्रिय नागरिक, कम से कम 25 साल के और 3 दिन की मजदूरी तक का कर चुकाने वालों को। ओके, तो ऑप्शन जो डी होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो हु वाज गिवन द राइट टू वोट इन फ्रांस आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉन्स्ट्री इन 1791, तो इन सभी को यानी कि डी वाला। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई थी, यानी कि उस पार्टी का नाम क्या था जिसने इंडिपेंडेंस इन साउथ अफ्रीका में फाइट की थी। ठीक है, तो उसका नाम था बच्चों अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला सही है। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। हमें नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़ना है और उसके बाद में उस देश की पहचान करनी है जिससे ये संबंधित है। सबसे पहली बात, इस देश की जो संसद है, ठीक है, इस देश की जो संसद है, इस राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होती है। यानी कि इस देश की जो संसद है
इसको अपने देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सदस्यों का चुनाव सेना के द्वारा भी किया जाता है। साथ ही साथ चुनाव से पूर्व उम्मीदवार के द्वारा शासक दल से अनुमति ली जाती है। तो ये किस कंट्री में होता है? ठीक है, ये होता है बच्चों चाइना में। कहां पे होता है? चीन में होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो चीन आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आ जाता है बच्चों अगला क्वेश्चन। 1948 से लेके 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही? अरे सर जी, इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या? आएगा बच्चों, 2-4 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। तो कहां पे चली थी बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में। अब आपको ये याद रखना है कब से कब तक, तो 1948 से 1994 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोक जमा तंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। दैट मीन्स लोगों के द्वारा जब शासकों का चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान होता है। जैसे हम अपने पीएम को चुनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए? वो हमारे शासक हो गए, है ना, जिसे हमने चुना है। तो बस हो गया आंसर आपका। तो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द ऑप्शन which is very important for the identification of all democratic system। तो ऑप्शन सी वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश की संसद को कवांगो रेमिनन दवाइयो दाहू यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है? तो ये किस देश की संसद है? ये है बच्चों चाइना की संसद। तो चीन की संसद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जन संसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। विलास बैंक में नौकरी करता है, उसकी आर्थिक गतिविधि को पहचाने। तो विलास जो है अभी बैंक में नौकरी करने लगा है, यानी कि अब वो सेवाएं देने लगा है। तो जब सेवा सेक्टर की बात आती है तो किसमें होता है? ये तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सर्विस सेक्टर किसमें आता है? टेरिटरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो हमें ये 2 कथन दिए गए हैं, हमें इस पर विचार करना है और बहुत अच्छे से। देखो बच्चों, शिक्षा की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से सांकेतिक व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य निर्भर करती है। सही बात है, अर्थात ध्यान से समझ लो चाहे दोबारा से। देखो, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, ठीक है, ये साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा से संबंधित होती है। ठीक है, बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। ये ठीक है, मतलब कि दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पे देख लेंगे तो ये दोनों कथन सही हैं और ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13। गेहूं किस प्रकार की फसल है बच्चों? तो गेहूं कैसी फसल है? गेहूं एक प्रकार की रबी फसल है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14। पालमपुर गांव की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है बच्चों? तो पालमपुर गांव जो है इसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। क्या है इसकी आर्थिक क्रिया पालमपुर की? फटाफट से बताओ। डेयरी कृषि, मतलब डेयरी करना, परिवहन या फिर कृषि करना। तो क्या है? फटाफट से सोचो बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके, चलिए, तो ये होगा बच्चों आपका कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक है ना, यानी कि एग्रीकल्चर, ये है इसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया। ओके, चलो अगला आता है वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो रेखा कौन सी है बच्चों जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आप सभी को पता होगा, कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है, और ये उसका उत्तरी अक्षांश का वृत्त है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से क्या कहा गया है कि नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो नदी घाटियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहले है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है? सतलुज और सिंधु नदी के बीच है। दूसरा कुमाऊं हिमालय, तो ये सतलुज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच है।
चौथा है असम हिमालय, तो ये तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। पांचवा है पूर्वांचल हिमालय, तो ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। ठीक है, तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम और पूर्वांचल ये कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, समझ गए बढ़िया तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला जो है 1 2 3 4 5 ये सब सही है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे सब बातें सही हैं, तो बी वाला राइट है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि झीलों के संदर्भ में सही तथ्य का चयन कीजिए। तो जो झीलें होती हैं, एक प्रकार से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। तो झीलें जो हैं ये नदी के बहाव को सुचारू बनाए रखती हैं, यानी कि नदी का जो बहाव होता है उसे कंट्रोल रखती हैं और किसी भी प्रकार से बाढ़ वगैरह नहीं आने देती हैं। ठीक है, साथ ही जलवायु को सामान्य रखती हैं, यानी कि कई बार जलवायु की वजह से अगर सूखा पड़ जाता है तो इन झीलों के पानी को उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो गिव द करेक्ट फैक्ट अबाउट लेक्स, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, चलो अथवा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है इनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो बच्चों कर्क रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो देखो कर्क रेखा यहाँ गुजरात से शुरू होती है। ठीक है, फिर ये राजस्थान, फिर यहाँ पे इधर एमपी में, ठीक है, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, फिर ये पश्चिम बंगाल और फिर आता है इधर बांग्लादेश के पास में त्रिपुरा और मतलब त्रिपुरा और ये नीचे मिजोरम। तो 8 हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन उड़ीसा ये नहीं आता है। ठीक है, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, तो सी वाला हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, आप एक पर्यटक हैं, ठीक है, और आप जो है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी का भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, किस नदी का, प्रायद्वीपीय नदी का। पर्यटक गाइड आपको ये बताता है कि यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप किस नदी का भ्रमण करने गए हैं। ठीक है, अगर आपको वो बताए कि आप जो है बेसिकली ऐसी नदी का भ्रमण कर रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदी जो है उसका क्या नाम होगा। ठीक है, उस नदी का क्या नाम होगा बच्चों, महानदी। क्या बोलेंगे, महानदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो जाएगा सी वाला करेक्ट, अरे सी नहीं ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, महानदी। अब है बच्चों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर नदी की पहचान करो। तो हमें यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसके आधार पर हमें देखना है कि वो नदी कौन सी है। तो सबसे पहला है बच्चों, ये नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। अरे वाह, गंगोत्री हिमालय यानी कि गंगा नदी की बात हो रही है। ठीक है, और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, घाघरा है, गंडक है, कोशी है। ठीक है, नदी के ढाल के प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आ जाती है, ये भी इसमें शामिल है ना। तो ये बेसिकली गंगा नदी की बात हो रही थी यहाँ पे। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, या मान लीजिए 2500 किलोमीटर है बेसिकली। कितनी, किलोमीटर। ओके, चलो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे। तो ये सभी किस ओर इशारा करते हैं, गंगा नदी की तरफ। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियों में आप एक द्वीप समूह का भ्रमण करने के लिए जा रहे हो। कौन सा द्वीप समूह, जो कि भारत के समीप है। तो भारत के समीप केवल 2 ही द्वीप समूह हैं, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो हमें संकेत दिए गए हैं, इस आधार पर यह पहचानना है कि ये विशेषताएं किसकी हैं। सबसे पहली बात, ये ऐसा द्वीप समूह है बच्चों जो कि अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है बच्चों, ठीक है, यह प्रवाल द्वीपों का समूह है और इसका मुख्यालय कावारत्ती है। ठीक है, तो अरब सागर में प्रवाल से निर्मित और मुख्यालय कावारत्ती, ये किस द्वीप समूह की विशेषता है बच्चों, सोचो फटाफट से, किसकी विशेषता है, बताया मैंने आपको पहले भी, है ना। तो ये है लक्षद्वीप की, किसकी, लक्षद्वीप की। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो ये तीनों विशेषताएं किसको दर्शाती हैं, लक्षद्वीप समूह को। ओके, चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमने अपने आज के इस पेपर का जो सेक्शन नंबर ए था, जिसके अंदर हमारे 20 MCQ थे, वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लिए। ओके, अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों,
इस पेपर का जो हमारा खंड ख है यानी कि सेक्शन बी वो यहाँ से शुरू हो चुका है, देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन 21 क्या कहता है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है और इसके 2 लाभ बताइए। तो देखो बच्चों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। कितनी, 7516 किलोमीटर। अब इसकी तटरेखा की लंबाई के क्या फायदे हैं? तटरेखा की लंबाई का मतलब पता है क्या हो गया, जो हमारे इधर पश्चिमी घाट है और इधर जो हमारा पूर्वी घाट है ये तटीय इलाके हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है तो ये तटीय इलाके हो गए। इसकी लंबाई कितनी है, 7516। ओके, अब इसके फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा तो ये है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पे स्थापित हुए हैं और इन्हीं वजह से भारत के लिए विदेशी व्यापार के द्वार खुले। जैसे कि आप सूरत बंदरगाह देख लीजिए, मुंबई के बहुत सारे बंदरगाह हैं, हुगली बंदरगाह हो गया, ऐसे बहुत सारे बंदरगाह हैं जो कि तटीय इलाकों में ही हैं, ठीक है। इससे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बच्चों वो कर पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मत्स्य उद्योग को विकसित करने में ये सहायक हुआ है और इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार भी मिला है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? अर्थात हमारे भारत का जो पूर्वी इलाका है अरुणाचल प्रदेश और भारत का हमारा जो पश्चिमी इलाका है गुजरात, इन सभी में, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमारा भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, 97 डिग्री 25 पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग का देशांतर कितना है, ये है आपका 68 डिग्री 7। तो इसीलिए क्या हुआ, 30 डिग्री का यहाँ पे विस्तार हुआ। अब इस 30 डिग्री के विस्तार की वजह से क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। कितने, 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री देशांतर को सूर्य की रोशनी को पार करने में, ठीक है। अब जब 30 देशांतर है तो 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट निकलेगा, यानी कि 2 घंटे। तो कुल मिला के ये जो 30 डिग्री देशांतर का जो गैप है, ठीक है ना, भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, इसी वजह से टाइम लगता है इतना, ठीक है। समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे, हाउ लॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेंशन 2 एडवांटेजेस। तो कितनी लॉन्ग है ये, 7516 किलोमीटर, और ये आपके 2 पॉइंट। वाई इज देयर अ डिफरेंस of 2 hours in sunrise between the eastern part of Arunachal Pradesh and the western part of Gujarat। ठीक है, तो क्यों है भाई, अब इसके बारे में ये पॉइंट पढ़ लो बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो क्या कहा गया है, स्टेट जनरल क्या था, समझाइए। फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में डायरेक्टरी का नियम क्या था? तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेट जनरल क्या था, तो 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में स्टेट जनरल का एक राजनीतिक संगठन था, ठीक है, जिसमें सभी स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। तो क्या था स्टेट जनरल, एक प्रकार का राजनीतिक संगठन जिसमें सभी स्टेट, तीनों स्टेट जो थे वो अपने प्रतिनिधि भेजते थे। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में डायरेक्टरी का नियम। अब ये क्या था बच्चों, तो जब जैकोबियन का पतन हुआ तो जैकोबियन के पतन ने अमीर मध्यम वर्ग को सत्ता पर कब्जा करने की अनुमति दी और एक कार्यकारी माध्यम से शासन किया जो कि 5 सदस्यों से बना हुआ था, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। तो जब जैकोबियन खत्म हो गया, जैकोबियन से निकले हुए मध्यम वर्ग को सत्ता मिल गई और मतलब उन्होंने सत्ता हथिया ली, एक प्रकार से अनुमति मिल गई, तो उन्हें 5 सदस्यों ने मिलकर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, तो इसको डायरेक्टरी कहा गया था, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर हो गया। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो, व्हाट वाज द स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल क्या होता है यहाँ से पढ़ो, एंड एक्सप्लेन व्हाट वाज द रूल ऑफ डायरेक्टरी इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच फ्रंट। ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए कि आप किसी क्लब या फिर किसी सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल के लिए एक लिखित नियम या फिर उनका संविधान होना चाहिए। स्पष्ट करो। हाँ भाई ये सही है, किसी भी क्लब का, किसी भी सहकारी संगठन का, किसी भी राजनीतिक दल का अपना एक लिखित नियम या फिर एक संविधान होना चाहिए। ऐसा क्यों?
क्योंकि यह लोगों में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसे हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, तो भारत का संविधान भी हमें भरोसा और सहयोग विकसित करता है ना हमारे अंदर। साथ ही ये हमें हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियों को बताता है। हमें यह अधिकार देता है तो साथ ही साथ हमें बताता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, है ना। तीसरा, सभी लोगों को मान्यता इसमें दी जाती है ना। ये चीजें हैं आपकी। अब इसी को देख लेंगे। देयर शुड बी रिटन रूल्स ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी क्लब, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो कैसे कैसे पॉइंट है, पढ़ लो यहाँ से अच्छे से, है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपका जो कौशल है जिसके माध्यम से आप उत्पादन कर पाते हो उसी को मानव पूंजी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण ऐसे होता है कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हो, अच्छे से अच्छा कौशल प्राप्त करते हो, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य को बनाते हो, अपने आप को डेवलप करते हो। इसी प्रकार से आपकी मानव पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, बस हो गया आंसर। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या होती है और फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो 21 से लेके 24 तक के जो हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना बच्चों। चलो अब बात आती है हमारे अगले सेक्शन की, जो कि है खंड नंबर गा, यानी कि सेक्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमारे कैसे क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन 25 क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, जो हमारा लोकतांत्रिक शासन होता है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, है ना। तो फटाफट से मुझे बताओ किस किस को पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, लोकतंत्र के शासन में जो भी प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, इसकी शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के द्वारा निर्वाचित नेता। जैसे कि हमारे जो पीएम जी हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, इन्हें हमने चुना है। ठीक है, तो अब जो भी प्रमुख फैसले लेंगे वो हमारे हित में ही लेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से हम ही तो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि हमने ही तो चुना है उन्हें, है ना। इसी तरह से दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। अर्थात जब भी चुनाव होता है भारत में तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 10, 15, 20 कई सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। तो इसीलिए स्वतंत्र चुनाव और बिना किसी भेदभाव के चुनाव यहाँ पे होते हैं और सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाता है, जो कि 18 वर्ष से आयु के होते हैं। ठीक है, तीसरा, एक व्यक्ति जो है इसके एक वोट का मोल होता है, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही मोल होगा। जैसे आपका वोट है, ठीक है, तो आपके वोट का काउंट किया जाएगा केवल एक के लिए। ठीक है, चौथा, कानून का शासन, नागरिक अधिकारों का आदर। सिंपल सी बात है, हमारा जो लोकतंत्र है वो हमें बताता है कि हमें अपने कानून के शासन को पालन करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये नागरिकों को अधिकार भी देता है। ठीक है, शासन में सभी की भागीदारी के समान अवसर भी लोकतंत्र में दिए जाते हैं। ओके, चलो अथवा वाला क्वेश्चन देखो। संविधान की हमें आवश्यकता क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान के कार्य क्या है। याद रखना, कार्य, महत्व और आवश्यकता कुछ भी आ जाए आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। कौन सा, ये वाला। देखो कैसे लिखोगे इसका आंसर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, संविधान की आवश्यकता, महत्व अथवा कार्य। तो सबसे पहला संविधान की महत्व, कार्य, आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहला, संविधान जो है ये सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग होने से रोकता है, यानी कि सरकार जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, ये संविधान का कार्य है। ठीक है, महत्व है। दूसरा, नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करना, अर्थात हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो संविधान जो है इन सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है। अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो हम सीधा जो है ना न्यायपालिका जा सकते हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट छोड़ो, हम सीधा का सीधा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वहां जा सकते हैं। ठीक है, इतनी पावर है हमारे संविधान के इन अधिकारों में। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करने के लिए और वो सरकार कैसे काम करेगी ये तय करने के लिए। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण, जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल मतलब हमारा जो सरकार है, यानी कि जो पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है।
एक तो आपकी संसद है, ठीक है, फिर आपकी जो है वो कार्यपालिका आ जाती है, और तीसरी आपकी न्यायपालिका आ जाती है। तो इनके कार्य को निर्धारण करना, एक अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमें इनकी आवश्यकता होती है ना बच्चों। अब तो समझ गए ना अच्छे तरीके से। चलो इंग्लिश में देखो आप, राइट दी मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो मेन फीचर्स क्या है डेमोक्रेटिव गवर्नेंस के, ये आपके पॉइंट हैं, पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। एक्सप्लेन दी नीड, इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या है, सारे पॉइंट आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कीनिया एवं तंजानिया के चरागाहों में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा विकसित 2 शिकारगाह के नाम बताओ, और इसमें जो मशाई पशुपालक थे इनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ ये बताना है। तो देखो बच्चों, औपनिवेशिक सरकार ने बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाहों में बदल दिया। उनमें से कीनिया के मसाई मारा ता संबुका नेशनल पार्क इलाकों में मसाई पशुपालकों के शिकार करने, जानवरों के चराने या घुसने की मनाही कर दी थी, ठीक है। किसमें, इस वाले में, ठीक है, इन इलाकों में। एक बार ये मैं हटा देता हूं। देखो किस इलाके में बच्चों, कीनिया के इस इलाके में मसाई जो पशुपालक थे इनके शिकार करने की और जानवर चराने घुसाने की मनाही कर दी, ठीक है। उसके अलावा कुरुमा और कुरवा समुदाय के लोगों की जो आवाजाही थी और पशुओं की जरूरतें थी ये इससे प्रेरित होती थी, ठीक है। ये जो दोनों लोग थे ये बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह को बदलते रहते थे। सूखे के महीने में ये लोग तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, और जैसे वर्षा शुरू हुई तो वापस से इधर आ जाते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों की जमीन दलदली हो जाती थी, तो भैंसों की रास आती थी। अन्य जानवरों को सूखी पठारी इलाकों में ले जाया जाता था। तो अलग अलग तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। चलो इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, नेम 2 हंटिंग ग्राउंड्स डेवलप्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द प्रेस्टियर ऑफ केन्या एंड तंजानिया, हाउ डिड दिस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ मसाई कैटल हर्डर्स। तो ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो भारतीय नदियां जो हैं ये शहरीकरण से प्रदूषित हैं। सही बात है भाई, शहरों ने नदियों को नाला बना रखा है, शहरों ने नदियों को प्रदूषित कर रखा है। मैं इस बात से 1, 2, 10, 20, 100 नहीं 1000% सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अर्थात पहले जो था नदी जल केवल सिंचाई वगैरह में उपयोग होता था, लेकिन अभी के टाइम पे जब हमारे पास जल संसाधन कम हो गए हैं तो नदी जल का उपयोग घरेलू कार्यों में भी, उद्योगों में भी, और कृषि में जो सिंचाई है इसकी मांग बढ़ने से इसकी गुणवत्ता में ये प्रभावित हुई है। साथ ही उद्योगों के द्वारा आपने देखा होगा जो गंदा पानी है, जो कचरा है, इसको नदियों में बहा दिया जाता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और शहरीकरण तो प्रदूषण का एक कारण है ही भाई, है ना। तो इस तरह से के आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंडियन रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू अर्बनाइजेशन, डू यू एग्री। हाँ भाई मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ, मैं ये 3 पॉइंट बता दूंगा, है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है, हिमालय का देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों हिमालय के देशांतरीय विस्तार के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक है हिमाद्री हिमालय, फिर आता है हिमांचल, और फिर आता है शिवालिक। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। देखो हिमाद्री हिमालय, बेसिकली हिमालय जो है ये इसके सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला होती है। और हिमाद्री हिमालय की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 6000 मीटर की ऊंचाई है। और हिमाद्री हिमालय में माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मंकालू, नंगा पर्वत, ये सभी आते हैं, ठीक है। अब हिमाचल में क्या होता है, तो हिमाचल जो है ये 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई के पर्वत होते हैं, जिसमें बच्चों पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं आती हैं। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां भी इसी में आ जाती हैं, ठीक। फिर आता है बच्चों शिवालिक। तो शिवालिक सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई मात्र 900 से 1100 मीटर होती है, ठीक है। और जो शिवालिक की घाटियां होती हैं बच्चों, इसे हम दून भी कहते हैं। जैसे कि शिवालिक में पाई जाने वाली दून घाटियों को देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये कहा जाता है, ओके। तो ये हो गए ना बच्चों आपके हिमालय के देशांतरीय विस्तार के अनुसार श्रेणियों में कैसे बांटते हैं इसको।
अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लो कि हाउ मैनी कैटेगरीज कैन हिमालयास बी डिवाइड्ड इनटू अकॉर्डिंग देयर लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन। तो हिमाद्री हिमालय, हिमांचल और शिवालिक ये आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देश में उपस्थित किन्हीं 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की व्याख्या कीजिए। तो भाई देश में उपस्थित 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि कार्य करने के जो क्षेत्र हैं 3 वो हमें बताने हैं। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी हुई क्रियाएं, फिर द्वितीयक क्षेत्रक से जुड़ी हुई क्रियाएं और फिर तृतीयक सेवा की क्रियाएं। ओके, तो एक एक करके सभी को समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि करते हैं, हम वानिकी करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर खनन वगैरह, तो ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, जिसमें उत्खनन होता है और विनिर्माण कार्य होता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूप में परिवर्तित करना। अब जैसे प्राथमिक जो हमारे खेत हैं, इससे हमें गन्ना मिला, तो गन्ने से हमने चीनी बना दी। अब प्राथमिक क्षेत्र में कपास है, कपास की खेती की, तो कपास को लेकर हमने सूत बना दिया फैक्ट्री में ले जाके। ठीक है, तो ये द्वितीयक में हो गया। अब तृतीयक सेवा क्या होगी, इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी कि इसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब जैसे जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं, ये इसके विकास में सहायक होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आप खेती करते थे, ध्यान से सुनना, पहले आप खेती करते थे कपास की, ठीक है, तो आपने खेती करने के बाद में कपास को जो है एक फैक्ट्री में लगा दिया और वो बन गया अब सूत। ठीक है, कपास से आपने सूत बना लिया। अब आपको उसको बाजार में ले जाना पड़ेगा, तो बाजार में ले जाने के लिए आप तृतीयक क्षेत्र का उपयोग करोगे, यानी कि अब आप व्यापार करोगे, अब आप परिवहन करोगे, संचार का उपयोग करोगे, अब आप बैंकिंग, सीमा, बीमा वगैरह, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी करोगे, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो गया आंसर। अब इसी तरह से हमारा अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके क्षेत्र में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करो, यानी कि ऐसी क्रियाएं लिखनी है बच्चों जो कि गैर कृषि वाली हैं। तो भाई गैर कृषि क्रियाएं मेरे यहाँ तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, तो वो दुकानदारी करते हैं। दूसरा परिवहन संबंधित कार्य हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो ई रिक्शा चलाते हैं, कुछ ट्रक वगैरह चलाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि मेरे आसपास की कुछ गर्ल्स हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो सिलाई वगैरह करती हैं, कुछ कढ़ाई प्रशिक्षण जो केंद्र है वहाँ जाती हैं, किसी ने अपना जो प्राइवेट ट्यूशन है ये खोला हुआ है। ठीक है, कुछ जो है वो कंप्यूटर या फिर प्रशिक्षण दे रही हैं, कोई जो है फर्नीचर वगैरह बनाना सीख रहा है। तो ये सभी हैं ऐसी क्रियाएं जो कि मेरे आसपास गैर कृषि वाली हैं। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं इसी का इंग्लिश वर्जन। तो एक्सप्लेन एनी 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्रेजेंट इन द कंट्री। तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से होंगे, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए और टेरिटरी। फिर डिस्क्राइब द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर एरिया। तो कौन कौन सी हैं ये रहे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सेक्शन ए, बी और सी ये हमने पूरा समझा दिया आपको। अब बचेगा आपका सेक्शन नंबर डी, इसके बाद ई और एफ। इसके लिए बच्चों मैं अलग से एक पार्ट 2 की वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, तो पार्ट 2 की वीडियो सारे बच्चे जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। जैसे कि कुछ जरूरी बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जैसे देखो, ऊंचे पर्वत के विशाल घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, बुग्याल। रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, वसंत में। वह फसल जो मानसून में बोई जाती है, जाड़ों से पहले काट ली जाती है, खरीफ कहलाती है। ठीक है, मलधारी चलवाहे खानाबदोश भारत के राज्य गुजरात में पाए जाते हैं। रायका पशुपालक खानाबदोश राज्य केन्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे। नेशनल असेंबली ने 20 जून को खुद को क्या घोषित किया था बच्चों, तो पूरे फ्रांस का प्रवक्ता घोषित कर दिया था इसने 20 जून को। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में नया झंडा कब लहराया गया, तो 26 अप्रैल 1994 को लहराया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि आप इन क्वेश्चन को देख लो,
भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार बताओ। तो भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की उत्तरी दिशा में चाइना है जो कि तिब्बत में है, नेपाल है, भूटान है। पूर्वी दिशा में म्यांमार है और बांग्लादेश है। और दक्षिणी दिशा में द्वीपीय देश है, श्रीलंका है और मालदीव है ना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और भी जो है वो पहले से बता रखे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो सेक्शन डी के भी बता रखे हैं, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है बच्चों कि फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय कैसे होता है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझाया मैंने। फिर नेपोलियन का उदय कैसे होता है ये भी आपको अच्छे से समझा रखा है मैंने। ओके बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे लोकतंत्र किसे कहते हैं, विश्व में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को उदाहरण के सहित बताओ। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये रहे आपके। फिर भारतीय संविधान को दिशा देने वाले बहुत सारे शब्द थे, जैसे कि हम भारत के लोग, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये शब्द आ गए आपके, है ना। तो ऐसे करके आपको मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अब आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से आप सभी बच्चे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस के लिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। ठीक है, और आप सभी को मेरी तरफ से आपके सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, तैयारी हमने बहुत ही बढ़िया की है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।